हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। आपकी नई एनसीईआरटी बुक की जो मल्हार किताब है उसका दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे, दो गौरैया। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित ये जो चैप्टर है इसमें दो गौरैयों की कथा है, कहानी है, जिसमें भीष्म साहनी अपने ही घर की बात हमें बता रहे हैं और वे कहते हैं कि उनके पिताजी जो पशु पक्षी हैं बार बार उनके घर में आते हैं, उससे वो तंग आ जाते हैं। उनके घर के सामने एक आम का वृक्ष है जिस पर कई प्रकार की पक्षियां बैठती हैं और इनके घर में बिल्ली, चूहे, अनेक जो है जानवर भी इनका आना जाना रहता है। इसलिए जो है वो कहते हैं कि हमारे घर में तो बहुत सारे जीव जंतु आते हैं, ये घर जो है धर्मशाला जैसा बना है। हम तो जैसे यहाँ मकान मालिक हैं ही नहीं, यहाँ के हम जैसे किराएदार हों। तो जिस प्रकार से धर्मशाला में जो है आना जाना होता है यात्रियों का, लोगों का, ऐसे ही यहाँ इनके घर में भी था। बहुत सारे चूहे यहाँ बसे हुए थे, बहुत सारी गिलहरियां, छिपकलियां इनके घर में थी। तो इनके पिता तंग आते थे और इसी बीच जो है दो गौरैया इनके घर के सीधे अंदर आ जाती हैं और इनके घर के जो बैठक है उस बैठक के ऊपर पंखे के डंडे पर जो है वो अपना घोंसला बना देती हैं। इनकी माताजी इनके पिताजी को बार बार चिढ़ाती हैं कि अब जो है ये गौरैया यहाँ से नहीं जाने वाली है। इस पर जो है उनके पिताजी जो है माँ को कहते हैं कि मैं इनको भगाऊंगा, लेकिन अंत में गौरैया वो जो है उनके पिताजी से जीत जाती हैं। पिताजी हार जाते हैं क्योंकि वो वहां अंडे दे चुके होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी पिताजी उन्हें घर से बाहर नहीं निकाल पाते थे। वो रात को कहीं ना कहीं से अंदर आ जाते थे क्योंकि गौरैयों ने वहां अंडे दे दिए थे। इसलिए अंत में वहां उन अंडों से बच्चे भी आ जाते हैं और भीष्म साहनी जी के पिताजी वो चुपचाप बैठ जाते हैं और उनको देख करके हंसने लग जाते हैं। तो ये कहानी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। भीष्म साहनी जी द्वारा लिखित ये एक कहानी है दो गौरैयों की और इसी की हम प्रश्न उत्तर आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न हम कर चुके थे और अगले प्रश्न पर हम आते हैं। पहला प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे जिनमें हमने एक प्रश्न के चार जो है यहाँ पर ऑप्शन रखे थे, चार विकल्प थे और चार विकल्पों को आपने में से एक विकल्प चुना और साथ में आपने अपने उत्तर की पुष्टि भी की थी कि आपने ये उत्तर क्यों दिया। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज करते हुए आगे प्रश्नों को करते हैं। तो पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि घर की बनावट सराय जैसी बहुत विशाल थी। तो क्योंकि घर का जो जो बनावट थी वो बहुत बड़ा था, विशाल, यानी कि धर्मशाला बड़ा होता है। तो क्योंकि उनके घर का जो बनावट थी वो बहुत विशाल थी, इसलिए उन्होंने कहा कि वो सराय बना हुआ है। या घर में विभिन्न पक्षी और जीव जंतु रहते हैं इसलिए कहा। या पिताजी और माँ घर के मालिक नहीं हैं, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते हैं। हो सकता है बच्चे यहाँ पर कुछ बच्चे ये उत्तर दें ख और कुछ उत्तर घ, क्योंकि दोनों ही उत्तर एक जैसे लग रहे हैं। एक बार के लिए अगर बहुत गहनता से आप ना देखें तो दोनों में आपको लगेगा कि पक्षी और जीव जंतु वहां रहते ही थे उनके घर में, लेकिन वो परमानेंट नहीं थे, उनका आना जाना था। जिस प्रकार से सराय में क्या होता है, परमानेंट वहां कोई रहता नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जो है लोगों का आना जाना होता है। ऐसे ही इनके घर में भी पशु पक्षी आते थे और जाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि घर में विभिन्न जीव जंतु आते और जाते रहते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि घर जैसे सराय बना हुआ है। तो ये आते जाते रहते थे, ये जो है इसमें है। चलिए दूसरा उत्तर, घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया, माँ और पिताजी को जिनका वह मकान है, लेखक को जिसने यह कहानी लिखी है, या जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं, मेहमानों को जो लेखक से मिलने आते हैं। तो जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते हैं तो उनको क्या कहा, उनको कहा घर का असली मालिक भीष्म साहनी जी के पिताजी ने। तीसरा प्रश्न था, गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी। तो दोनों ने खुशी से घर में उनका स्वागत किया। क्या भीष्म साहनी के पिता और माता दोनों ने गौरैयों का स्वागत किया, या पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की लेकिन माँ ने मना किया।
दोनों ने मिलकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, या फिर माँ ने उन्हें निकालने के लिए कहा लेकिन पिताजी ने घर में रहने दिया। तो इसका उत्तर है कि पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की है। उनके पिता लगातार उन गौरैयों को भगाने की कोशिश कर रहे थे और अंत में वे भी हार गए थे। ठीक है, जब वो घोंसला ही तोड़ने लगे तो वहां से बच्चे आ गए थे, घोंसलों से बाहर, अंडों से बाहर बच्चे निकल आए थे। तो इस पर भीष्म साहनी जी भी फिर हार गए थे। चलिए प्रश्न नंबर 4, माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती और मजाक करती, इससे क्या पता चलता है? माँ चाहती थी कि गौरैया घर से भगाई न जाए, माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे, या माँ को गौरैयों की गतिविधियों पर हंसी आ जाती थी, या माँ को दूसरों पर हंसना और उपहास करना अच्छा लगता था। तो देखिए यहाँ पर माँ चाहती थी कि गौरैया घर से न भगाई जाए, या फिर देखो माँ को पिताजी के ये प्रयत्न व्यर्थ लग रहे थे, क्योंकि वो बार बार यही कह रही थी कि अब ये इस घर से नहीं जाने वाली हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपना घोंसला बना लिया है और अब तक तो इन्होंने अपने अंडे भी दे दिए होंगे। और जब एक बार चिड़िया पक्षियां घोंसला बना करके उसमें अंडा दे देती हैं तो वो उस स्थान को नहीं छोड़ती हैं। तो इसलिए माँ को लगता था कि अब तो अंडा यहाँ पर चिड़ियों ने अंडे दे दिए होंगे और पिताजी की जो प्रयत्न है वो व्यर्थ है। तो माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। चलिएगा नेक्स्ट। तो इस प्रश्न को आप कर ही चुके थे। प्रश्न नंबर 5 है, कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो आप इस प्रश्न के माध्यम से इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्न है ये हमें शिक्षा दे रहा है, यानी कि इस कहानी से मिलने वाली जो शिक्षा है, क्या आपको शिक्षा मिलती है? तो दूसरों पर निर्भर रहना, असफलताओं से हार मान लेना, या अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, या संघर्ष को छोड़कर नए रास्ते अपनाना। तो इस कहानी से बच्चों आपको क्या शिक्षा मिलती है? भीष्म साहनी के पिताजी बार बार गौरैयों को बाहर निकाल रहे थे। गौरैये कभी दरवाजे के नीचे से, कभी रोशनदान से, कभी बाथरूम के दरवाजे से, कहीं ना कहीं से वो अंदर आ ही जाती थी और भीष्म साहनी के पिताजी बार बार उन्हें बाहर भगाते थे। यहाँ तक कि फिर वो रात के समय आती थी, दिन में वो बिल्कुल भी घर में नहीं आने देते थे। तो उन्होंने बार बार प्रयत्न किया और उनके इस प्रयत्न से उनके जो अंडे थे उनसे बच्चे भी बाहर निकल आए थे। तो उन्होंने प्रयत्न किया, निरंतर उन्होंने प्रयास करते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये जो कहानी है वो हमें शिक्षा भी देती है कि हमें अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्रयास निरंतर जारी रखने चाहिए। तो इस कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? तो जीवन के आप इस पहलू से इसे जोड़ सकते हैं कि आपको अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना चाहिए। आपको कभी भी अपने प्रयास को जो है छोड़ करके, अपने संघर्ष को छोड़ करके नए रास्ते नहीं अपनाने चाहिए। यदि आपका लक्ष्य जो है निश्चित है तो आपको जो है उस पर कार्य निरंतर करना चाहिए। ठीक है, तो अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना। तो इस कहानी से भी आपको यही शिक्षा मिलती है। चलिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग जो है उत्तर चुने हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले प्रश्न में भी आपको कंफ्यूज था 2 आंसर में से। अपने मित्रों के साथ आपको विचार करना है। अब हो सकता है क्लास 8 के 2 बच्चों ने अलग अलग उत्तर दिए हों, तो आप आपस में विचार विमर्श कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों दिया, मैंने ये उत्तर क्यों लिखा। तो सभी प्रश्नों के आप जो है तर्क के साथ उत्तर दें कि पाठ में ऐसा लिखा गया था इसलिए मैंने ये उत्तर दिया, या आपने क्या ये उत्तर लिखा तो क्यों लिखा है, आपस में आपको चर्चा करनी है। तो जैसे कि पहला प्रश्न था जिसमें क्या लिखा था कि घर में विभिन्न जीव जंतु आते जाते रहते थे, यह उत्तर इसलिए चुना गया क्योंकि पिताजी ने कहा था कि घर सराय बना हुआ है, क्योंकि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता था कि घर पर घर वालों का नहीं बल्कि आने वाले जीव जंतुओं का ज्यादा अधिकार है, और इसलिए उनको लगा कि ये घर जो है सराय बना हुआ है जहां पर कोई भी आकर के, यानी पशु पक्षी आकर के रहकर वो वहां पर बस जाता है बिना किसी से पूछे, बिना किसी झिझक के। जीव जंतुओं को जो उसी जीव जंतु जो उसी घर में रहते हैं, यह उत्तर
इसलिए चुना दूसरे में, क्योंकि यह घर के असली मालिक घर में आकर रहने वाले जंतु ही लगते थे, क्योंकि वे घर के किसी भी सदस्य से डरते नहीं थे। तो उन्होंने क्या कहा कि जीव जंतु जो उसी घर में रहते थे उन्हें असली मालिक कहा। क्यों कहा? क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था कि कोई मालिक भी यहाँ पर है। जीव जंतु कोई भी आकर के वहां पर बस जाता था। चलिए, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। यह उत्तर इसलिए चुना गया क्योंकि जब गौरैया घर में घोंसला बना गौरैया ने घर में घोंसला बना लिया तो पिताजी ने गुस्से में आकर उन्हें भगाना चाहा, लेकिन माँ ममतावश ऐसा नहीं करना चाहती थी। और इसका दूसरा उत्तर ये भी हो सकता था कि माँ को पिताजी के प्रयास व्यर्थ लगते थे। क्यों? क्योंकि माँ जानती थी कि वो घोंसले बना चुके हैं और अब उस घोंसलों को वो छोड़ेंगे नहीं। इसलिए माँ को लगता था कि पिताजी व्यर्थ में ही ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। माँ को पिताजी के प्रयत्न व्यर्थ लगते थे। यह उत्तर सही है क्योंकि पिताजी बहुत कोशिश कर रहे थे कि गौरैया भाग जाए। माँ भीतर ही भीतर जानती थी कि अब नहीं जाएंगी वे, इसलिए वे मुस्कुराकर पिताजी का मजाक उड़ा रही थी। अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, इस वाक्य का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि पिताजी गौरैयों को भगाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ यत्न करके वापस वो आ ही जाती थी। तो उन्होंने निरंतर प्रयास किया उन गौरैयों ने, तो वो जो है अंत में जीत गई और पिताजी हार गए। चलिए, अब मिलान के लिए प्रश्न थे, तो हमने मिलान का प्रश्न आपको बताया था। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, वाक्य दिया है और उसका अर्थ दिया है। बहुत शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। पहला ये है, इसका अर्थ क्या है? आपके सामने यहाँ दो उत्तर दिए गए हैं। तो पक्षियों का शोर बहुत तेज होता है इसलिए कहा, लेकिन लोग उसे संगीत की तरह सराहते हैं। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था। तो यहाँ इस पाठ में भीष्म साहनी के पिता को पक्षियों का इस प्रकार से शोर करना लगता था, उनका चहचहाना उनको शोर जैसा लगता था। तो लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है। ये इसका उत्तर होगा सेकंड। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं, या पक्षी पेड़ पर तंबू लगाकर रहते हैं, जैसे किसी मेले में डेरा डाला जाता है। इन दोनों में से एक उत्तर आपको चुनना है। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो पिताजी की भाग दौड़ और शोर इतना होता था कि घर के चूहे चैन से सो नहीं पाते थे, या चूहों की भाग दौड़ और शोर इतना होता था कि घर के लोग चैन से सो नहीं पाते। वह समझते हैं कि माँ उसका मजाक उड़ा रही है। तो पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं, या पिताजी को ऐसा भ्रम लगता है कि माँ उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रहे हैं। और अंतिम यहाँ पर पांचवा, पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में बैठ गए, या फिर पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक ओर रख दी। छठा है इसमें, इतनी रात पड़ गई इतने में रात पड़ गई। रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर गई। तो एक उत्तर आप चुनेंगे इस कहानी के, ठीक है, जो इस कहानी में आपने पढ़ा है। तो इतने में रात पड़ गई, इसका क्या अर्थ है? रात किसी भारी चीज की तरह ऊपर से गिर पड़ गई, या फिर कहानी की घटना के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा हो गया। जब हम लोग नीचे उतर कर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। तो कौन गा रही थी? गौरैया फिर से लौट आई और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो, या फिर गौरैया शास्त्रीय संगीत का अभ्यास कर रही थी और राग मल्हार गा रही थी। तो आप यहाँ पर सही उत्तर आपके सामने है। पहला जो वाक्य है कि बहुत जोर मचता कि कानों के पर्दे फट जाते, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। तो पिताजी को पक्षियों का जो चहचहाना शोर जैसा लगता है,
लेकिन लोगों को वह संगीत जैसा लगता है। ये पहले का उत्तर है। दूसरा है आंगन में आम का पेड़। आपके पास बुक है, आप वहां से मिलान कर लीजिएगा। आम आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। तो आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। तो इसलिए बहुत धमा चौकड़ी मस्ती कि हम लोग ठीक तरह से सो नहीं पाते। इस कहानी में चूहों की भागदौड़ इतनी होती, शोर इतना होता कि घर के जो लोग थे वो चैन से सो नहीं पाते थे, यानी कि भीष्म साहनी और उनके परिवार, उनके पिताजी, उनकी माताजी बहुत समझते हैं कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी माँ का मजाक समझ जाते हैं। तो माँ मजाक कर रही होती है और पिताजी समझ जाते हैं। उनको लगता था कि ये जो है मुझ पर व्यर्थ ही जो है इस प्रकार की बातें कर रही है। तो वो उस मजाक को सहन नहीं कर पाते थे और उनका गुस्सा उन गौरैयों पर भी कई बार उन्होंने उतारा और उनको बाहर भगाने की चेष्टा की। पिताजी ने लाठी दीवार के सहारे टिकाकर रख दी और छाती फुलाए कुर्सी पर आ बैठे। तो पिताजी ने लाठी एक ओर रख दी और गर्व से विजयी मुद्रा में वो बैठ गए कि जैसे मानो वो विजयी हो गए होंगे। ठीक है, तो ये थे प्रश्न। ख है अपने उत्तर को अपने मित्रों से मिलाइए और विचार कीजिए और आपने कौन से अर्थ का चुनाव किया है और क्यों किया है। तो इसी पर आधारित प्रश्न है। पहला, जैसे पिताजी को पक्षियों से कोई विशेष लगाव नहीं था, उनका चहचहाना उन्हें शोर जैसा लगता था, जबकि लोग पक्षियों के चहचहाने को पसंद करते हैं, वे उन्हें संगीत के समान मानते हैं। तो यहाँ उनके पिताजी को पक्षियों का चहचहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उस चहचहाने को शोर मानते थे, जबकि लोग जो है पक्षियों के चहचहाने को संगीत मानते हैं। आंगन में आम का बहुत बड़ा पेड़ था और मौसम के अनुसार उस पर कई प्रकार के पक्षी जो हैं आकर के अपने घोंसले बनाते हैं। चूहे इतना उधम मचाते थे कि घर वाले चैन से रह नहीं पाते थे। तो चूहे तो उधम मचाते ही हैं। माँ हंसकर पिताजी को कह देती थी, लेकिन पिताजी समझ जाते थे कि माँ उनका मजाक उड़ा रही है। पिताजी जब गौरैयों को भगा नहीं सके तो उन्होंने लाठी रख दी, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी थी। कहानीकार ने कहानी सुनाते सुनाते रात के दृश्य को भी दर्शाया है। तो भीष्म साहनी जी ने अपनी कहानी तो लिखी, उसमें रात का दृश्य भी दर्शाया है कि धीरे धीरे यह काम करते करते, यानी गौरैयों को भगाते भगाते जो है जब तक पिताजी उन गौरैयों को भगा रहे थे तब तक रात भी हो रही थी। घर के सब लोग सोच रहे थे कि अब गौरैया चली गई होगी, लेकिन जब सुबह नीचे उतर कर आए तो देखा वे फिर से वहीं बैठी हुई है और चहचहा रही है। चलिए अब यहाँ कुछ पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है जो आपकी जो आपके पाठ से है। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में आपको साझा करना है। चलिए, अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है। तो ये किसने कहा, किससे कहा और क्यों कहा। तो अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने यहाँ घोंसला बना दिया। तो ये किसने कहा, ये माँ ने कहा पिताजी से। किसके लिए कहा, उन गौरैयों के लिए। ठीक है, तो चलिए, जब पिताजी के भरसक प्रयास द्वारा भी गौरैया नहीं उड़ी तो माँ ने कहा कि अब इन्होंने यहाँ घोंसला बना लिया है, अब ये नहीं उड़ेंगी, यदि पहले उड़ाते तो उड़ जाती, क्योंकि माँ जानती थी कि अब उन्होंने पक्का घोंसला बना लिया है और अब वे वहां अंडे देंगी। तो इसलिए माँ जानती थी इस बात को, इसलिए माँ ने पिताजी से ये बात कही। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे आप। तो जब पिताजी के भरसक प्रयास द्वारा भी गौरैया नहीं उड़ी तो माँ ने कहा कि अब इन्होंने घोंसला बना लिया है और अब ये नहीं उड़ेंगी, पहले उड़ाते तो उड़ जाती, क्योंकि माँ जानती थी कि अब उन्होंने पक्का घोंसला बना लिया है और अब वे वहां अंडे देंगी।
दूसरा, एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगी। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि किसने किससे कहा। तो ये कहा पिताजी ने। किससे? वहां पर पिताजी माता जी से कह रही, माँ से कह रही थी कि अगर ये गौरैया एक दिन अगर घर के अंदर नहीं आएंगी तो ये स्वयं ही घर छोड़ देंगी। तो इसलिए उन्होंने सारे दरवाजे, रोशनदान, जहां पर भी कोई छोटा सा छेद भी उनको दिखता था वहां वो कपड़े ठूस करके सारे रास्ते बंद कर देते थे। तो पिताजी ने क्या कहा कि अगर एक दिन भी इनको घर के अंदर ना आने दिया जाए तो ये खुद ही घर छोड़ देंगी। तो चलिए, पिताजी ने जब बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला तो कहा कि सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएं। एक दिन घर के अंदर नहीं घुसेंगी तो घर को छोड़ देंगी। चलिएगा, लिखेंगे आप। पिताजी ने जब बहुत मुश्किल से उन्हें बाहर निकाला तो कहा कि सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए जाएं। एक दिन घर के अंदर नहीं घुसेंगी तो घर को छोड़ देंगी। तो घर को छोड़ देंगी। चलिएगा, किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। अगर आप घर ही तोड़ देंगे तो वो खुद ही अपने घर से बाहर निकल जाएगा। तो पिताजी ने कहा, पिताजी जब गौरैयों को घर से बाहर निकालना चाहते थे तो उनका घोंसला तोड़ रहे थे। तब उन्होंने ये शब्द कहे कि अगर किसी को सचमुच में आपको घर से बाहर निकालना हो तो आप उसका घोंसला तोड़ सकते हैं, उसका घर तोड़ सकते हैं। तो ये बात पिताजी ने कही जब वो घोंसला तोड़ रहे थे, जब गौरैया हर बार जो है कहीं ना कहीं से अंदर आ जाती थी। पिताजी जितनी कोशिश करते वो हर बार अंदर पहुंच जाती। रात को जब वो सोने ऊपर जाते तो गौरैया न जाने किस रास्ते घर के अंदर बैठ जाती। तो इससे वो परेशान हो गए। उन्होंने जो है क्या कहा कि अगर मुझे सचमुच में इन गौरैयों को यहाँ से बाहर निकालना है तो आज मैं इनका घोंसला ही तोड़ देता हूँ, और अगर घोंसला ही तोड़ दिया जाए तो फिर ये घर के अंदर आएंगी भी नहीं। तो क्या कहा कि अगर किसी को सचमुच में बाहर निकालना हो तो उसको जो है उसका घर तोड़ देना चाहिए। चलिए, अब आपके सोच विचार पर कुछ प्रश्न हैं। पाठ को पुनः ध्यान से आपको पढ़ना है और पता लगाइए कि आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा। और घर पर रहने आई गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या कोई अन्य प्राणी। तो यहाँ पर आपके पास विकल्प भी दिए गए हैं कि आपको इस कहानी में सबसे अच्छा पात्र कौन लगा। माताजी, पिताजी, लेखक जो ये कहानी आपके सामने यहाँ पर कह रहे हैं, आपसे जो है बता रहे हैं, या फिर कोई अन्य प्राणी, आपको उसकी कौन सी बातें अच्छी लगी है। ठीक है, तो देखिए, इस कहानी में लेखक का तो बहुत कम रोल है, क्योंकि लेखक हमें कहानी बता रहे हैं, सुना रहे हैं, लिखी है उन्होंने कहानी, और उनका यहाँ पर बहुत ज्यादा रोल नहीं है। वो जो है यहाँ पात्र इतने ज्यादा इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं है, उसमें जो है ज्यादा वो। इस कहानी में सबसे अच्छा जो पात्र है, कहानी में माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा। क्यों लगा? क्योंकि माँ का स्वभाव बहुत दयालु है, सहानुभूति पूर्ण था, और वे घर में आई गौरैयों को तंग नहीं करती थी, बल्कि उनके प्रति ममता का भाव रखती थी। तो माँ जो है हर बार पिताजी से कहती थी कि अब जो है यहाँ से नहीं जाएंगी, और वो चाहती थी कि गौरैया जो है आ गई है तो बस रह ले। तो यानी कि उनके मन में सहानुभूतिपूर्ण उनका व्यवहार था, उनके मन में करुणा थी, दया थी उन गौरैयों के प्रति। तो इसलिए जो है माँ का पात्र यहाँ पर सबसे अच्छा रहा। लेखक का यहाँ पर बहुत कम जो है इसमें हिस्सेदारी है। इस कहानी में लेखक हमसे कहानी कह रहे हैं, लेकिन इस कहानी में जो है उनका बहुत कम ही इसमें भागीदारी है। इसलिए माँ का पात्र, यहाँ माँ का जो रोल है वो सबसे इसमें ज्यादा अच्छा है। माँ इसमें सबसे अच्छा जो है पात्र रही है। लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाया, और उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा। तो इस कहानी में आपने पढ़ा कि गौरैया ने अपना घोंसला बनाया, तो कहाँ बनाया। तो लेखक के घर में चिड़िया ने अपना घोंसला पंखे के गोले में बनाया। उसने घोंसला वहीं बनाया क्योंकि वह स्थान उसे सबसे अधिक उपयुक्त और सुरक्षित लगा होगा।
तो इसीलिए बनाया होगा, क्योंकि चिड़िया वहीं पर अपना घोंसला बनाती हैं जहां पर उनको सबसे उपयुक्त और सुरक्षित जगह पर ही वो अपना घोंसला बनाती हैं, ताकि उस घोंसले में जो अंडे वो देंगी वो अंडे सुरक्षित रहें, उसको जो है कोई हानि ना पहुंचा सके। तो उनको लगा होगा कि ये जगह सबसे उपयुक्त है और सुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? अपने उत्तर का समर्थन में कहानी से उदाहरण दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी जो है, जिस प्रकार से मानव अपने बच्चों को, अपने परिवार का भरण पोषण करता है, तो आपको लगता है इस कहानी को पढ़ने के बाद कि पशु पक्षी भी अपने परिवार का महत्व समझते हैं? तो आपने देखा इस कहानी में गौरैया उस घोंसले में अंडे दे चुकी थी, और अंडे देने के बाद वो जो है हर बार उस घोंसले की तरफ आ रही थी, जबकि भीष्म साहनी के पिताजी उन्हें बार बार घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन वो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए कहीं ना कहीं से अंदर आ जाते थे। और इसके बाद भी आपने देखा होगा वो अपने बच्चों को चुग्गा लेकर आई थी, और अंत में जब बच्चे अंडे से बाहर निकले तो उन्होंने भी अपने माता पिता को बुलाया, और माता पिता उन्हें आकर अंदर आकर के अपने बच्चों को चुग्गा देती हैं, उनके चोंच में जो है चुग्गा खिलाती हैं उनको। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक परिवार का महत्व आप जानते हैं, जिस प्रकार से हम लोग अपने बच्चों को अपने माता पिता की और माता पिता अपने बच्चों की जो है भरण पोषण करते हैं, ऐसे ही पशु पक्षी भी अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। तो हाँ, पशु पक्षी भी अपने घर परिवार का महत्व समझते हैं। वे भी अपने बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं, जैसे कि गौरैयों ने यहाँ पर ढूंढा। घोंसला बनाते हैं, जैसे कि इंसान जो है घर बनाता है अपने बच्चों के लिए, तो पक्षी भी अपने बच्चों के लिए, अपने अंडों के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, और साथ में उन्हें पालते भी हैं। जैसे गौरैयों ने भी घर में घोंसला बनाकर अपने अंडे दिए और बच्चों की रक्षा की, कहानी में यही संदेश आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि पशु पक्षी भी अपने परिवार का महत्व जानते हैं और अपने बच्चों के लिए वो सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। घोंसला वो ऐसे स्थान पर बनाएंगे जहाँ उपयुक्त हो और जहाँ पर वो सुरक्षित रहें, ताकि उन्हें कोई छेड़ न सके। तो सभी जो है अपने परिवार। ठीक है, चलिएगा। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं? तो पिताजी ने क्या कहा कि अब मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है? इस कथन से पता चलता है कि वे सख्त थे और तनुक मिजाज और अनुशासन प्रिय थे। वे घर में गंदगी और अव्यवस्था पसंद नहीं करते थे, इसलिए वे गौरैयों को भगाना चाहते थे। हालांकि अंत में उनका हृदय भी पिघल गया था। तो पिताजी जो हैं वैसे तो सख्त थे, तनुक मिजाजी थे और अनुशासन प्रिय भी थे। वे घर में गंदगी नहीं चाहते थे और अव्यवस्था पसंद नहीं करते थे। वे अनुशासन से रहते थे, इसलिए वो उनको भगाना चाहते थे, ताकि घर में गंदगी ना हो। घर में जो है अनेक प्रकार की जो गंदगी होती है ना, जो फिर वो उसमें जो छोटे छोटे घास होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जब घोंसला वो हिलता है या पंखे से हिलेगा तो उनका जो घर का ड्राइंग रूम था वो खराब हो सकता था, उनका जो बैठक था वो खराब हो सकता था, इसलिए वो चाहते थे कि वहां से बाहर निकल जाएं गौरैये और वो वहां घोंसला ना बनाए। लेकिन अंत में उनका दिल भी पिघल जाता है और वो जो है चुपचाप अपने डंडे को एक तरफ रख करके बैठ जाते हैं। चलिएगा, चलिए, कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, यह बदलाव क्यों आया, तो ये आपको खोजना है। तो देखिए, गौरैयों को पिताजी कितना भी भगाते थे लेकिन वे फिर वापस आ जाती थी, क्योंकि घोंसला बनाकर अंडे वो वहां दे चुकी थी। जब पिताजी ने उनके घोंसले को तोड़ना चाहा तो दोनों के व्यवहार में बहुत बदलाव आया। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी, यानी कि वो समझ रही थी कि अब ये हमारा घोंसला तोड़ने वाले हैं। इस बीच दोनों कुछ कुछ घबरा गई, कुछ कुछ काली पड़ गई, और वे चहकना भी बंद उन्होंने कर दिया था, चहक भी नहीं रही थी। और जब उन्हें यह एहसास हो गया कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं तो वे फिर से चहचहाने लगी। तो उनके व्यवहार में बदलाव आया, क्योंकि जब
पिताजी उन्हें बाहर निकालना चाह रहे थे तो उन्होंने बहुत कोशिश की, वो कहीं ना कहीं से घर के अंदर आ जाती थी, लेकिन अंत में जब उनको लगा कि अब हमारा घोंसला तोड़ा जा रहा है तो वो चुपचाप दीवार पर बैठ गई, घबरा गई, कुछ कुछ वो काली पड़ गई थी, उन्होंने चहकना बंद कर दिया। तो उन्हें ये एहसास हो गया था कि अब जो है हमारा घोंसला टूटने वाला है। लेकिन जब उन्हें ये फिर से एहसास हुआ कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं तो पुनः वो जो है चहचहाने लगी थी। तो ये इस पार्ट के कुछ प्रश्न हैं। आगे के कुछ प्रश्न और हैं जिनको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए